वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम स्नैपशॉट बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। चैप्टर इज रिटन बाय विलियम सैरोइन। ये जो चैप्टर है ये दो आर्मेनियन लड़कों की कहानी है जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ज़्यादा खुददार किस्म के लोग माने जाते हैं। ये दोनों भाई जो हैं, इन दोनों का नाम है, एक का नाम है आरम जो कि 9 साल का है और बड़ा भाई जो है उसका नाम है मुराद जो कि 13 साल का है। अब ये दोनों बिलोंग करते हैं गैरोग्लेनियन ट्राइब से। अब ये जो इनकी ट्राइब है वो बहुत ही ईमानदार ट्राइब मानी जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये लोग खुददार किस्म के लोग माने जाते हैं। यानी कि इनके आज तक के इनके एंसेस्टर जो है, इनकी पूरी फैमिली के अंदर इनकी पूरी जो आज तक की जो पीढ़ियाँ आई हैं, इन्होंने कभी भी चोरी नहीं की है। यानी कि बहुत ही खुददार किस्म के ये लोग माने जाते हैं। अगर लोग जैसे कोई चोरी चकारी की बात आती है तो इस फैमिली के ऊपर कभी भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं आ सकता इस ट्राइब के ऊपर, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुददार माने जाते हैं। इनके पास एक समय था जब काफ़ी लैंड था, बहुत सारी इनके पास ज़मीन थी, लेकिन आज ये लोग लगभग लैंड के बिना है, क्योंकि जो लैंड था इनका वो पूरा ख़त्म हो चुका है, वो पूरा इनका लुट चुका है बिकॉज ऑफ वॉर। युद्ध के कारण इनका जो सारा लैंड था वो इनसे छिन चुका है और अब ये बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। यानी कि अब इनके पास इतना भी नहीं है कि अपना पेट पाल सकें। चलिए, इसके बावजूद भी ये कभी चोरी चकारी नहीं करते हैं। ये भले कितने भी गरीब हैं लेकिन फिर भी ऐसा ये नहीं करते हैं। अब कहानी शुरू होती है एक सुबह जब मुराद एक घोड़ा लेकर आरम के पास आता है और वो खिड़की से खटखटाता है। सुबह 4 बजे का समय है और आरम जो है वो सो रहा है, 9 साल का बच्चा है। तो जब वो खिड़की पे खटखटाहट सुनता है, वो खिड़की खोलता है और बाहर देखता है कि मुराद जो है उसका भाई वो एक घोड़े को लेकर, एक सफ़ेद रंग के घोड़े को लेकर खड़ा है। अब ये देखकर एकदम से आरम जो था उसको विश्वास नहीं आता, वो अपनी आंखें मसलने लगता है। लेकिन इस पर मुराद कहता है कि चौंको मत, घबराओ मत, ये सचमुच का घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। और वो उसे कहता है कि जल्दी से चलो, फटाफट से आओ तैयार होके, ताकि हम इस पर राइड करने चलें। हाँ, और दोनों को राइड यानी कि हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है, लेकिन दोनों की फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद का एक घोड़ा खरीद सकें। अब आरम जब है फटाफट से तैयार होकर नीचे आता है और अपने भाई के साथ वो हॉर्स राइड के लिए निकल पड़ता है। अब दोनों आरम ये भी सोचता है कि ये घोड़ा मेरे भाई ने लिया कहाँ से, ये घोड़ा मेरे भाई के पास आया तो आया कहाँ से, बिकॉज वी डोंट हैव दिस मच मनी दैट टू बाय अ हॉर्स एंड स्टीलिंग, यानी कि चोरी तो हमारे परिवार की प्रथा ही नहीं है। तो इसलिए उसके मन में एक कश्मकश थी कि ये घोड़ा आया तो आया कहाँ से। अब दूसरा इस कहानी के अंदर बताया गया है एक अंकल जो कि अंकल खुसरो के नाम से जाने जा रहे हैं इस कहानी के अंदर, जो कि आरम और मुराद के अंकल हैं। वो बहुत ही एक कह सकते हैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के इंसान है, इरिटेबल इंसान है। अब वो जो व्यक्ति है वो काले बालों वाला इंसान है और उसकी उस वैली के अंदर, उस पूरी घाटी के अंदर सबसे लंबी मूछें हैं वो खुसरो की हैं। अंकल खुसरो की मूछें बहुत लंबी बताई गई हैं। वो बहुत ही गुस्से वाले नेचर का है, कभी कभी उसको बहुत गुस्सा आता है और कभी वो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज रहता है। यानी कि यू कांट अंडरस्टैंड हिज मूड कि वो किस प्रकार से बात करेंगे। तो मोस्टली कभी कभी तो वो लोगों पर चिल्ला देते हैं उनको बातें करने से रोकने के लिए, और लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। और आरम जो है वो मानता है कि जो उसका भाई मुराद जो है वो उन्हीं का डिसेंडेंट है, यानी कि उसके ऊपर भी उन्हीं का असर हुआ है, क्योंकि मुराद भी इसी तरह का एक लड़का माना जाता है। जैसे कि एक क्रेजी काइंड ऑफ पर्सन, वो बहुत ही क्रेजी किस्म का लड़का है। उसे जो भी चीज़ पसंद आती है वो उसको किसी भी हद तक करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि हमने देखा कहानी में कि घोड़ा उनको चलाने का शौक़ था, लेकिन घोड़ा चलाने का शौक़ है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फैमिली की प्रथा को, यानी कि अपनी फैमिली के नाम को दाव पे लगा दो। और वो घोड़ा एक चुरा कर ले आया ताकि वो घोड़ा चलाना सीख सके। अब दोनों भाई जो थे वो घोड़ा राइड करते थे बड़े ही शौक़ से, और उसको उन्होंने कहाँ छुपा दिया था, एक डेजर्टेड वाइन यार्ड के अंदर, एक ऐसे वाइन यार्ड के अंदर जो कि बंजर था, यानी कि जहाँ पर कोई भी रहता नहीं था, उन्होंने वहाँ पर छुपा दिया। अब बात करते हैं इस घोड़े की। ये घोड़ा जो था वो एक किसान का था, जिस किसान का नाम था जॉन बायरो। तो ये घोड़ा एक किसान का था जिसका नाम था जॉन बायरो। और जॉन बायरो जो था वो काफ़ी समय से अपने घोड़े को ढूंढ रहा था, लेकिन वो काफ़ी समय से अपने घोड़े को, यानी कि लगभग 1 महीने के करीब हो चुका था, लेकिन अभी भी उसका घोड़ा उसके पास नहीं आया था। वो ढूंढ कर काफ़ी परेशान हो चुका था। अब दोनों भाई जो थे वो हर रोज़ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर उस घोड़े की राइड करने के लिए आते थे।
अब जो मुराद था वो बहुत ही ज़बरदस्त वंडरफुल राइडर था। वो घोड़े पर बैठता था और घोड़ा एकदम हवा से बातें करता हुआ तुरंत वो तेज़ी से उड़ने लगता था। अब ये देखकर आरम जो था उसके मन में भी एक ख्याल जागा कि मुझे भी अच्छे से राइडिंग सीखनी है। तो उसने अपने भाई से कहा कि मुझे भी ये अकेले चलाने दो। जब उसको अकेले चलाने के लिए दिया गया घोड़ा आरम को, तो आरम जो था ही वॉज नॉट अ गुड राइडर। तो जैसे ही वो घोड़े पर बैठा और घोड़े को चलाना उसने शुरू किया, थोड़ी दूर तक तो वो ठीक चला, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो घोड़े से गिर गया। आरम वहाँ पर गिर गया और घोड़ा दूसरी तरफ भाग गया। अब दोनों भाई जो थे इस बात से काफ़ी खफा थे कि कहीं घोड़ा भागकर जॉन बायरो के हाथ या फिर उसके घर ना चला जाए और उसके हाथ ना लग जाए। तो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि हम फटाफट से उसको ढूंढने चलते हैं। जिसको भी घोड़ा पहले मिलेगा वो फटाफट से यहाँ पर आकर इस घोड़े को रखेगा और हम यहीं पर दोबारा आकर मिलेंगे। तो दोनों ये डिसाइड करते हैं और जल्द ही जो घोड़ा था वो ढूंढकर वापस ले आते हैं। अब काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन जॉन बायरो जो था वो उनके घर पे आता है। जॉन बायरो एक फार्मर है, वो एक असीरियन फार्मर है और अभी वो अर्मेनियन भाषा भी बोलना सीख गया है क्योंकि वो यहीं पर रहने लगा है। वो पास में ही रहता था। वो आता है और नरेटर की मदद माँ से कहता है। वो नरेटर के घर पे आता है एक दिन और वो कहता है उसकी माँ से कि उसका एक सफ़ेद रंग का घोड़ा है जो कि 1 महीना पहले चोरी हुआ है और अब तक उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। यानी कि घोड़े के बारे में वो काफ़ी परेशान है और उस घोड़े के बारे में उसको एक भी सुराग नहीं मिला है कि वो कहाँ चला गया है और वो उसके बारे में बहुत ही खफा है। और जब ये वो बात कह रहा होता है तो उस समय वहाँ पर जो अंकल खुसरो थे वो भी बैठे होते हैं और अंकल खुसरो जो थे उनका एक सिग्नेचर हम कह सकते हैं कि वो एक उनकी एक तकिया कलाम था जो वो हर बार बोलते थे। वो क्या था? वो जो तकिया कलाम था वो था इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। अब जब उस किसान ने जॉन बायरो ने अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरा घोड़ा खो चुका है और मैं बहुत ही दुखी हूँ उसके लिए, तो इस पर अंकल खुसरो मजाक के अंदाज में कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ ऑफ नो हार्म, यानी कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अंकल खुसरो जो थे वो इसी किस्म के इंसान थे, यानी कि उनको कब किस प्रकार का उनका मूड हो इसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता है। अब ऐसा ही किस्सा उनके बारे में इस चैप्टर में शेयर किया गया है कि एक बार जब अंकल खुसरो बार्बर शॉप में बैठे थे तो उनका बेटा जो था जिसका नाम था अरक, वो दौड़ कर आया और उसने आकर कहा कि फादर हमारे घर के अंदर आग लग गई है, यानी कि हमारा घर जलने लगा है। तो इस पर फादर जो अंकल खुसरो थे उन्होंने कहा नो हार्म, इट इज़ ऑफ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इसको भी उन्होंने काफ़ी मजाक के अंदाज में लिया। तो इस प्रकार का उनका नेचर था अंकल खुसरो का। अब जब जॉन बायरो उनके घर पे नरेटर के घर पे आकर जब उनकी माँ से ये बात करता है कि उसका घोड़ा खो गया है और वो 1 महीने से उसको नहीं मिल रहा है, तो ये बात आरम सुन लेता है और आरम ये सुनकर ये समझ जाता है कि घोड़ा किसका है। ये घोड़ा जो उनके पास है, जिस घोड़े को वो राइड करते हैं, वो घोड़ा जॉन बायरो का है। और ये बात देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है, चिंतित हो जाता है और दौड़ कर जाता है वो अपने भाई के पास ताकि वो ये खबर उसको दे पाए कि जॉन बायरो जो है उनके घर आया था और वो घोड़े के बारे में बात कर रहा था। जब वो आरम जो है अपने भाई के पास जाता है मुराद के पास, तो देखता है कि मुराद जो है एक रॉबिन है, एक बर्ड, वो बर्ड जो है वो घायल है और वो उड़ नहीं पा रहा है। तो वो उसकी देखभाल कर रहा होता है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो रॉबिन जो बर्ड था वो नीचे गिर चुका होता है, वो उड़ने में असमर्थ होता है। तो ये देखकर आरम जो है उसके मन में एक ख्याल आता है कि मेरा भाई जो है भले उसने घोड़ा ले लिया है लेकिन वो एक बुरा इंसान नहीं है, ही इज़ स्टिल अ वेरी गुड पर्सन। वो एक पशु पक्षियों से भी देखिए कितना प्यार वो करता है। तो एक अच्छा ख्याल उसके मन में, एक अच्छी इमेज अपने भाई के प्रति बनती है। अब दूसरी तरफ वो आरम और ये दोनों भाई जब उस हॉर्स को राइड करते हैं तब आरम अपने भाई से पूछता है कि क्या तुम इस घोड़े को बेचने वाले हो? तो मुराद बताता है कि हाँ, विचार तो है मेरा इस घोड़े को बेचने का। तो इस पर वो कहता है, आरम कहता है कि ये हॉर्स बेचने से पहले मुझे इसको चलाना सीखना है, मुझे इसको राइड करना सीखना है, तो क्यों ना हम इसको कुछ समय अपने पास रखें जब तक हम इसको सीख ना लें। इस पर मुराद कहता है तो कितना समय, तुम्हें क्या लगता है कब तक तुम सीख जाओगे? तो इस पर वो कहता है कि लगभग 1 साल लग जाएगा, 1 साल तक हम इसको अपने पास रखें। लेकिन दोनों के बीच में जो बहस होती है वो ख़त्म होती है 6 महीने पे, कि हम इसको 6 महीने तक अपने पास रखते हैं, उसके बाद हम इसको बेच देंगे। तो ये डिसाइड होता है दोनों भाइयों के बीच में। अब दोनों भाई एक समय जब उस घोड़े को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, जब उस पर राइड कर रहे थे, तभी वो किससे टकरा जाते हैं एकदम से, रास्ते में उनको मिल जाता है जॉन बायरो।
जॉन बायरो जो है वो देखता है उस घोड़े को देखकर वो चकित रह जाता है और वो पहली नज़र में उस घोड़े को पहचान जाता है कि वो घोड़ा किसका है। वो घोड़ा जॉन बायरो का ही घोड़ा था जो खो चुका था, वाइट कलर का जो घोड़ा था। लेकिन वो गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते थे जो दोनों बच्चे, यानी कि आरम और मुराद। इस कारण से वो उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाता है और वो कहता है, वो उसके दांत देखता है घोड़े को आगे पीछे से देखता है अच्छे से और फिर उसके दांत भी देखता है और वो पहचान जाता है कि ये तो हूबहू मेरे घोड़े जैसा ही है। लेकिन उनकी ट्राइब के कारण, उनके परिवार के कारण वो कुछ भी कहने से परहेज करता है और वो कहता है कि ये घोड़ा या तो मेरे घोड़े का ट्विन है या फिर ये मेरा ही घोड़ा है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे परिवार को नहीं जानता होता तो मैं पहली ही नज़र में कह देता कि ये घोड़ा मेरा है। लेकिन तुम्हारे परिवार जो है, तुम्हारी फैमिली की जो अच्छी रेपुटेशन है, यानी कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, गैरोग्लेनियन ट्राइब के जो लोग थे वो बहुत ही ऑनेस्ट थे और स्टीलिंग यानी कि चोरी चकारी तो उनके ब्लड में कहीं नहीं थी, बहुत ही खुददार किस्म के लोग थे। तो इस पर जो जॉन बायरो है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे परिवारों को नहीं जानता होता तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाता, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, इसलिए मैं इस घोड़े को अपना नहीं मानता हूँ। मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ, अपने दिमाग की बात नहीं सुनता हूँ, क्योंकि दिमाग तो कह रहा है कि घोड़ा मेरा है, लेकिन दिल कह रहा है कि ये ट्राइब के लोग कभी भी चोरी नहीं कर सकते हैं। तो इतना अच्छा इंप्रेशन था इस ट्राइब का वहाँ के लोगों के अंदर। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जॉन बायरो ने उनकी ट्राइब के कारण उन बच्चों को जाने दिया, उन बच्चों के ऊपर, यानी उसने जॉन बायरो का दिल कह रहा था कि घोड़ा उसका नहीं है, क्योंकि वो एक फैमिली, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे बच्चे जहाँ पर चोरी पाप था, और दूसरी तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि घोड़ा उसी का है। तो इस पर जो जॉन बायरो था उनको जाने देता है। लेकिन जब ये बात उन दोनों बच्चों को इतनी ज़्यादा चुभती है कि हमारी फैमिली यानी कि हमारे परिवार की इतनी अच्छी साख है कि लोग हमारे ऊपर घोड़े को देखते हुए, आप देख सकते हैं कहानी में किस प्रकार उन बच्चों के पास जब घोड़ा दिखा तो किस प्रकार से उसको घोड़े को पहचान के वो चाहता तो जॉन बायरो उनसे उसी टाइम वो घोड़ा ले लेता और उनको उनके घर पे ले जाकर कंप्लेंट भी कर सकता था या उनको पुलिस के हवाले भी कर सकता था। लेकिन जॉन बायरो ने उनके परिवार की जो साख थी उसको सामने रखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए घोड़े को अपना न माना और कहा कि ये परिवार जो है, ये जो लड़के हैं, ये उस परिवार से, उस ट्राइब से हैं जहाँ पर चोरी पाप है, और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे में उन दोनों बच्चों को इतना ज़्यादा अंदर से फील हुआ, इतना ज़्यादा उनका जो कंसाइंस था, उनका जो अंतरात्मा थी, इतनी ज़्यादा झकझोरी गई कि वो चुपचाप अगले दिन जाके उन्होंने डिसाइड किया कि वो चुपचाप जाकर ये घोड़ा जॉन बायरो को दे देंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। अगले दिन वो चुपचाप गए और उन्होंने घोड़ा जॉन बायरो के वाइनयार्ड में बांध दिया। इसके बाद तो घोड़ा वापस पाने के बाद अगले दिन जो जॉन बायरो था वो किसान फिर से उनके घर पे आया और उस नरेटर की मदर से कहता है कि मेरा घोड़ा मुझे वापस मिल चुका है, मैं बहुत ही खुश हूँ। और इस पर अब ये जो घोड़ा है मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुका है, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पर जो अंकल खुसरो थे वो बाजू में ही पार्लर में बैठे थे, वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं और शाउट करते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल चुका है, पे नो अटेंशन टू इट। तो इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म होती है, पे नो अटेंशन टू इट। But you have to pay full attention to this chapter and you have to thoroughly read this chapter. There are some incidents, I've explained this chapter in a very short way, in a summary way, but you have to read it thoroughly, each and every incident of the story. अब इस कहानी को एक थोड़ा सा फिर से रिलेट कर लेते हैं। अब ये चैप्टर जो है ये देखिए दो बच्चों के बारे में, किस प्रकार से उनका जो कंसाइंस था, उनका जो अंतरात्मा थी, वो उनको मजबूर कर देती है कि वो जाकर उस घोड़े को वापस करके आएँ। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।